हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज फिर मौजूद हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा खास हैं। और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है: उप संस्कृति, प्रतिरोधी संस्कृति, अपराधी संस्कृति, पर संस्कृतिकरण, प्रतिपर संस्कृतिकरण, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक निर्धारणवाद। साथ ही साथ हम सांस्कृतिक निर्धनता, पुनरुत्थान, स्वजाति केंद्रिकता, समूह केंद्रिकता, विदेशी केंद्रिकता या मूल संस्कृति, आदर्श संस्कृति, वास्तविक संस्कृति, संस्कृति निर्माण जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स शामिल है सांस्कृतिक वर्गीकी, इमिक तथा एटिक संस्कृति, इथास और इडोस संस्कृति के जो भी क्लियर और अनक्लियर जो एस्पेक्ट्स हैं, या ऑटोनोमस जो संस्कृति है या संस्कृति चरम बिंदु है, या जीवन प्रक्रमण की अवधारणा माने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ या लाइफ चांसेस या बेसिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स ये सब वो बिंदु हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं उप संस्कृति की, यानी सब कल्चर की। तो फ्रेंड्स उप संस्कृति किसी विशेष समूह के सांस्कृतिक तत्व होते हैं जो मूल संस्कृति से कुछ बातों में अंतर रखते हैं, लेकिन वो मूल संस्कृति के विरोधी नहीं होते बल्कि उसके सहयोगी ही होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उप संस्कृति को मानने वाले मूल संस्कृति को भी स्वीकार करते हैं। जैसे संस्कृति को अगर हम धर्म के हिसाब पर बांटें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे पारसी, जैन तमाम धर्म हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ये अपने अपने धर्म की संस्कृति को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मूल संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति है। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो चाहे वो केरल हो, असम हो, मेघालय हो, महाराष्ट्र हो या जम्मू कश्मीर हो, इनकी अपनी अपनी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग संस्कृति है। ये सब संस्कृतियाँ जो हैं भारतीय संस्कृति की उप संस्कृति कही जाती है, किंतु इनके मूल में जो है वो भारतीय संस्कृति है जिसको वो सभी स्वीकार करते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स प्रतिरोधी संस्कृति यानी काउंटर कल्चर। तो इसका उल्लेख जे मिल्टन ने किया है। फ्रेंड्स प्रतिरोधी संस्कृति वह है जो मूल संस्कृतियों के विपरीत ही नहीं होती, यानी उसके अपोजिट ही नहीं होती केवल, बल्कि उसे चुनौती भी देती है, उसको चैलेंज भी करती है। अगर हम और डिटेल में बात करें तो ये जो है एक प्रकार की उप संस्कृति है जो मुख्य संस्कृति जिसका कि वह उपभाग है, यानी उसका पार्ट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को अस्वीकार करती है या फिर उनका विरोध करती है, यानी उनको एक तरीके से चुनौती देती है। और कभी कभी समाज के कुछ एक सदस्य अपनी संस्कृति के सामान्य मानदंड, नैतिक मूल्य, आदर्श, इन सब की अवहेलना करने लगते हैं, उनको मानने से इनकार करते हैं, और ऐसी स्थिति ही प्रतिरोधी संस्कृति को प्रकट करती है। फ्रेंड्स प्रतिरोधी संस्कृति को अपनाने वाला समूह जो है विरोधी तरीकों से, विचारों से या नियमों को जो है सामान्य संस्कृति से अपना अधिक महत्व देता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो हिप्पी संस्कृति अच्छा उदाहरण है। यह वर्तमान समय में करिए जो परंपराओं को तोड़ते हुए आजकल होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप या समलैंगिक विवाह जो है कह सकते हैं, वो जो है आपस में प्रचलन में हैं और जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है अपराधी संस्कृति की, या जिसे हम विपरीत संस्कृति भी कहते हैं। तो ये संस्कृति एक आपराधिक समूह की संस्कृति होती है। जैसे विभिन्न राज्यों में माफिया जो गुट होते हैं उनका अपना एक अलग सिस्टम, अलग कल्चर होता है, या चोरी या डकैतों की जो अपना संस्कृति होती है, अपना जो सिस्टम होता है, उस सब को जो है हम अपराधी संस्कृति या विपरीत संस्कृति, खासकर जो समाज के विरुद्ध है, उसके अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद बात आती है
पर संस्कृतिकरण यानी कल्चराइजेशन की। तो फ्रेंड्स, जब दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव में ग्रहण करे तो हम इसे पर संस्कृति कहते हैं। यानी कि ये दो तरफा प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक दूसरे के संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी तेज होती है। और फ्रेंड्स, पर संस्कृतिकरण की अवधारणा में लिंटन, रेडफील्ड, हर्स्कोविट्स और हावेल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। वहीं दूसरी पॉइंट आता है प्रति पर संस्कृतिकरण यानी काउंटर कल्चर का। तो फ्रेंड्स, इसमें जब अधिकृत या प्रभावी संस्कृति पहले टूटती है, फिर बाद में अपने व्यक्तित्व का जो क्षरण होता है, जो उसका नुकसान होता है, उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो उठती है, तो इस प्रक्रिया को प्रति पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। यानी जब एक दबी हुई संस्कृति अपने को जीवित करने की कोशिश करे या वह अपनी पुरानी अस्मिता को प्राप्त करने का प्रयास करे, तब वह प्रति पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। जैसे भारत में जो है कोई राज्य बिखर जाए, टूट जाए और फिर वो बाद में या कोई संस्कृति या कोई धर्म जो कमज़ोर होने लगे, किसी की संस्कृति कमज़ोर होने लगे और बाद में वो स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगे। वहीं तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। तो जिस समाज में अनेक संस्कृतियां और उपसंस्कृतियां हों और हर एक को अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, तो ऐसे समाज की विशेषता जो है वो सांस्कृतिक बहुलवाद कहलाता है। इसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में मिलने के बाद भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। जैसे अगर हम भारतीय संदर्भ में करें तो भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद है। यहाँ विभिन्न धर्मों के, क्षेत्रों के, समुदाय के, संप्रदायों के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति में विश्वास भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और अपनी एक व्यक्तिगत पहचान भी बनाए रखे हुए हैं। तो अब बारी आती है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की। तो फ्रेंड्स, हर्स्कोविट्स ने संस्कृति सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अपनी बुक जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में किया है, जिसमें सापेक्षवाद का अर्थ होता है कि सभी संस्कृतियों का पाया जाना, विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना, और इसमें सभी संस्कृतियाँ एक दूसरे के समान ही होती है, ना तो कोई अच्छी होती है ना कोई बुरी होती है। फ्रेंड्स, ये अब सभी संस्कृतियाँ अपने आप में श्रेष्ठ होती हैं ऐसा माना जाता है। जैसे भारत में एक सिस्टम है, एक कल्चर है कि किसी के अभिवादन में हाथ जोड़ना या उसे प्रणाम करना। वहीं अगर हम भारत से बाहर जाएंगे तो वहाँ अभिवादन का तरीका बदल जाता है, या कहिए कि विवाह की रीतियाँ जो हैं, विवाह के तरीके जो हैं वो अलग अलग समाजों में अलग अलग हैं, लेकिन सबका अर्थ विवाह के रूप में एक ही है। यानी एक ही प्रक्रिया भिन्न समाजों में भिन्न संस्कृतियों के अनुरूप होती है और वही सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक प्रसार का। तो फ्रेंड्स, इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन या कहिए प्रयोग रॉल्फ लिंटन द्वारा किया गया, लेकिन इस पे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो ग्रेवनर सहित एकरमैन द्वारा किया गया, यानी ग्रेवनर और एकरमैन ने किया। फ्रेंड्स, सांस्कृतिक प्रसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उच्च संस्कृति तत्वों का निम्न संस्कृति तत्वों की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रसार होता है। वहीं बात करते हैं सांस्कृतिक निर्धारणवाद की, यानी कल्चरल डिटर्मिनिज्म की। तो इस अवधारणा का प्रयोग भी फ्रेंड जो है लेस्ली वाइट के द्वारा किया गया। इनके अनुसार समाज संस्कृति की उपज है एवं समाज की सभी घटनाएं संस्कृतियों की उपज मानी जाती हैं। यह सिद्धांत इस बात पर ज़्यादा बल देता है कि मानव का व्यक्तित्व और उसका व्यवहार दोनों ही मेनली सांस्कृतिक कारकों से ही निर्मित होता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सांस्कृतिक निर्धनता यानी कल्चरल पॉवर्टी की। तो सांस्कृतिक निर्धनता का प्रतिपादन ऑस्कर लेविल ने अपनी जो बुक है ला विडा उसमें किया है, और इसमें उन्होंने अमेरिका के 5 गरीब परिवारों का अध्ययन किया
और साथ ही साथ उन्होंने इस अध्ययन के बाद इस पुस्तक में ये बताया कि किस प्रकार गरीब अपनी गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि लेविस ने ये जो अध्ययन है वो 5 गरीब किसान परिवारों पर किया था, और उसमें उन्होंने ये बताया था किस प्रकार वो अपने आप को सांस्कृतिक बिगड़ियों में, अपनी मान्यताओं में जकड़े रहते हैं और अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठाकर निचले स्तर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह का जो अध्ययन है वो ऑस्कर लेविस ने अपनी पुस्तक ला विडा में दिया हुआ है। वहीं बात आती है सांस्कृतिक पुनरुत्थान की, यानी कल्चरल रिवाइवल की। तो इस अवधारणा का प्रयोग वर्दियो ने किया है। तो फ्रेंड्स, जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते रहते हैं तो वर्दियो के अनुसार यह प्रक्रिया सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहलाती है। तो अब बात करते हैं स्वजाति केंद्रिकता या स्व संस्कृति के बारे में, यानी सेल्फ कल्चर। तो फ्रेंड्स, इसे समनर के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। बाद में ग्लिन और गिलिन के द्वारा इसको एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया, और यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के एथेनस से बना है और जिसका अर्थ होता है राष्ट्र। फ्रेंड्स, स्व संस्कृति या ये जाति या समूह केंद्र वह भावना है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोगों से श्रेष्ठ समझता है, यानी उनसे अपने आप को अच्छा समझता है, और यह समूह एकता को मजबूत बनाता है। जब हम किसी को स्वयं से अपने समूह को श्रेष्ठ समझेंगे तो हम जो है हमारे ग्रुप में जो है कि यूनिटी आती है, और जब ये भावना अपने चरम पर होती है तब उग्र राष्ट्रवाद का जन्म होता है, ऐसा समनर का और गिलिन एंड गिलिन का मानना है। वहीं अब बात करते हैं समूह केंद्रिकता या गैर संस्कृति जाति की, यानी ग्रुप सेंट्रिसिटी की। तो फ्रेंड्स, अपनी संस्कृति को हेय दृष्टि से देखना, यानी नीचा समझना, दूसरे से कमतर आंकना, और दूसरी संस्कृति को उच्च मानना ही गैर संस्कृति या कहिए गैर संस्कृति जाति या समूह केंद्रिकता कहा जाता है। वहीं विदेशी केंद्रिकता यानी फॉरेन सेंट्रिसिटी, इसमें जो है एक व्यक्ति या समूह विदेशियों के खान पान, रहन सहन और उनके संस्कृति को, उनके कल्चर को स्वयं से ज़्यादा ऊंचा या बेहतर मानता है। वहीं अब बात करते हैं मूल संस्कृति की। तो फ्रेंड्स, इसके प्रतिपादक रॉल्फ लिंटन हैं। इनके अनुसार एक समाज में सभी व्यक्ति लगभग समान समाजीकरण की प्रक्रिया और परंपरा से गुजरते हैं, इसलिए एक समाज के सदस्यों में समान आदतें एवं व्यवहार विकसित हो जाते हैं और तब हम इसी को मूल संस्कृति कहते हैं। वहीं आदर्श संस्कृति यानी आइडियल कल्चर, तो कोई समाज जिसे आदर्श मानता है वही उसके लिए आदर्श संस्कृति होती है। वहीं वास्तविक संस्कृति यानी रियल कल्चर, तो इसके प्रतिपादक जो हैं रॉल्फ लिंटन हैं। वह ये संस्कृति है, या उनका मानना है कि यह वह संस्कृति है जो समाज में व्यक्तियों की कल्पनाओं पर ही नहीं बल्कि उनके वास्तविक व्यवहारों पर आधारित होती है, और वही जो है वास्तविक संस्कृति कहलाती है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है संस्कृति निर्माण यानी कल्चर कंस्ट्रक्ट की। तो इस शब्द का प्रयोग भी रॉल्फ लिंटन के द्वारा किया गया, और उनके अनुसार इसका अर्थ है कि एक समाजवादी और मानवशास्त्री एक ही समय पर किसी समाज का अध्ययन कर एक जैसी संस्कृति की व्याख्या करते हैं तो वही कल्चर कंस्ट्रक्ट कहलाता है। यानी दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग या अलग अलग क्षेत्र में अध्ययन करने वाले लोग जब एक जैसी सिस्टम को मानते हैं या उसको डिफाइन करते हैं तो वही जो है वो संस्कृति निर्माण कहलाता है। वहीं बारी आती है सांस्कृतिक वर्गीकी की, यानी कल्चरल टैक्सोनॉमी की। तो फ्रेंड्स, इस अवधारणा का प्रयोग H.J. स्टीवर्ट के द्वारा किया गया। संस्कृति घटना को पहचानने व वर्गीकृत करने के विज्ञान को ही सांस्कृतिक वर्गीकी या कल्चरल टैक्सोनॉमी कहते हैं। स्टीवर्ट के अनुसार सांस्कृतिक वर्गीकी सापेक्षवाद के साथ भी संबंध को प्रकट करती है। व्यावहारिक रूप से वर्गीकरण की समस्त पद्धतियां मूल रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा से उत्पन्न एक विशिष्ट तत्व को इंगित करती है और वही कल्चरल टैक्सोनॉमी कहलाती है।
और फ्रेंड्स अब बात करते हैं इमिक तथा इटिक संस्कृति की। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग केनेथ पाइक के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, किसी संस्कृति की इमिक व्याख्या के अंतर्गत किसी भी समूह के सूचना दाता द्वारा दिया गया स्वयं का विवरण आता है, जबकि इटिक संस्कृति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं तथ्यों का निरीक्षण करके विवरण प्राप्त किया जाता है। वहीं इथॉस और इडोस यानी कि संसाद तथा समूल्य जो संस्कृति है, तो इन दोनों अवधारणाओं का प्रयोग क्रोवर द्वारा अपनी बुक एंथ्रोपोलॉजी में किया गया है। यहाँ इथॉस से तात्पर्य लक्ष्यों से होता है जो अमूर्त होते हैं, और इसका अर्थ होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जबकि इडोस का जो अर्थ है वो साधन से है, जो साधन जो कि मूर्त माने जाते हैं। और अब बारी आती है संस्कृति के स्पष्ट व अस्पष्ट पक्ष की। तो इन अवधारणाओं का प्रयोग जो है क्लाइड क्लहन के द्वारा किया गया है। इसमें जब कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी घटना का अनुभव सरलता से कर लेता है तो वह संस्कृति का स्पष्ट लक्षण है, और संस्कृति का अस्पष्ट पक्ष वह है जिसका अनुभव केवल कोई शोधकर्ता या कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है। यह संस्कृति का जो है वो एक तरीके से आंतरिक पक्ष होता है। वहीं जब हम बात करते हैं स्वायत्त संस्कृति यानी ऑटोनोमस कल्चर की, तो फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक जो हैं रॉबर्ट रेडफील्ड कहे जाते हैं, और इनके अनुसार विश्व में अनेक ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं हो पाता, इसलिए ये आत्मनिर्भर तथा अन्य लोगों से अप्रभावित ही रहते हैं। जैसे वो इसमें एग्जाम्पल में अंडमान द्वीप समूह की जनजातियों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं संस्कृति चरम बिंदु की, जिसके प्रतिपादक जो हैं वो क्रोवर हैं। उनके अनुसार किसी संस्कृति के सर्वाधिक लक्षण जिस स्थान पर पाए जाते हैं, क्रोवर जो है उसे सांस्कृतिक चरम बिंदु कहते हैं। वहीं बात करते हैं जीवन प्रकार की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ की, तो इसके प्रतिपादक जो हैं रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, और इनके अनुसार एक समाज के लोगों की एक जैसी संस्कृति होने के कारण उनकी जीवन शैली यानी वे ऑफ लाइफ, लिविंग स्टाइल जो है वो एक जैसा होता है। तो इसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है जीवन प्रकार की अवधारणा का नाम दिया है। उसके बाद आता है जीवन अवसर यानी लाइफ चांस, तो इसके प्रतिपादक बेवर हैं। उनके अनुसार एक जैसे पदों को धारण करने वाले लोगों की संस्कृतियां सामान्यतः एक जैसी ही होती हैं, उन्हें एक समान सुविधाएं और समाज में सम्मान मिलता है, और यही उनके लिए एक जीवन अवसर होता है। वहीं बात आती है व्यक्तित्व के बुनियादी प्रकार की अवधारणा की यानी बेसिक टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स, समान संस्कृति के व्यक्तियों का लगभग एक प्रकार का व्यक्तित्व होता है, और इस तथ्य को अब्राहम कार्डिनर ने स्वीकार करते हुए व्यक्तित्व के बुनियादी प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे सिद्धांतों की संस्कृति के जिनके विचारक ने उनको कुछ नाम दिए हैं, और जो संभवतः किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे संस्कृति संपर्क रेडक्लिफ ब्राउन का, विसंस्कृतिकरण मजूमदार का है, पुनः संस्कृतिकरण डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने दिया है, संस्कृति आघात विलियम गुडे का है, संस्कृति अवसेत राइन हर्ट तथा विडिंगटन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। वहीं संस्कृति विकल्प रॉल्फ लिंटन ने दिया है, संस्कृति केंद्र की अवधारणा जो है हर्स्कोविट्स की है, संस्कृति सामग्री पार्सन्स, संस्कृति त्वरण हेट, संस्कृति चक्र सोरोकिन की, और संस्कृति लय सिद्धांत के विचारक जो हैं वो ओपलर हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। और फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो, मुझे कुछ बताना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।